देखो बेटा, जैसे हमने परासरण को पढ़ा, तो परासरण में क्या हो रहा था कि विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या हो रहे थे, आर पार हो रहे थे। विलेय के कण उसमें से आर पार नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर यदि परासरण की क्रिया को देखेंगे, विलायक के कण क्या हो रहे थे, यहाँ पर यदि हम इसकी परिभाषा को देखें तो जो विलायक के कण हैं वो कम सांद्रता से क्या हो रहे थे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे थे। जो जहां से कम सांद्रता थी वहां से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे थे। ये कंडीशन थी परासरण की। और परासरण दाब क्या है, जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते थे परासरण दाब। क्या बोलते थे, परासरण दाब। परासरण दाब किसे कहते थे, जो हमारे पास क्या है, परासरण की जो क्रिया है, इस जो परासरण की क्रिया है ना, को रोकने के लिए जितने दबाव की जो आवश्यकता होती है, इसको रोकने के लिए जितने दबाव की आवश्यकता होती थी वो क्या कहलाता था, परासरण दाब कहलाता था। अब ये जो विलयन है ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे देखो, ये कहता है समपरासरी, समपरासरी विलयन। एक क्या है, समपरासरी विलयन है। तो वो कौन से विलयन हो सकते हैं समपरासरी विलयन, ठीक है ना। यहाँ पर वो कहता है, क्या कह सकता है, ये कहता है कि वे विलयन, उन विलयनों की बात कर रहा है, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं। यानी कि जैसे माना हमने दो विलयन लिए, क्या लिए, दो विलयन लिए, यहां पर भी विलायक, यहां पर हमने विलयन लिया और यहां पर भी विलयन लिया। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में एक एसपीएम है, एसपीएम। क्या बताया था मैंने, इसका पूरा नाम क्या बताया था बेटा, हिंदी अंग्रेजी में बताओ, कौन बताएगा, एसपीएम क्या नाम था बेटा सेमी इसका? परमेबल मेम्ब्रेन। बिल्कुल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, है ना। इसमें क्या लगा हुआ है, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है। इस झिल्ली में विलायक के आर पार होते हैं, लेकिन यहाँ भी इस विलयन की सांद्रता भी समान है। ये भी, इसकी जो सांद्रता है ये किसके बराबर है, इस विलयन के बराबर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें विलय के कण आर पार नहीं जाएंगे, जरूरत ही नहीं उनको। क्योंकि हमने क्या कहा था, परासरण क्रिया कहाँ होती है, जहां एक तरफ कम सांद्रता हो और दूसरी तरफ अधिक सांद्रता हो। तो यहाँ पर क्योंकि सांद्रता दोनों तरफ बराबर है, तो ये कहता है देखो, वे विलयन जिनकी परासरण दाब समान होते हैं, यहाँ पर क्या होगी, परासरण दाब समान होगा। यानी कि इस पर दाब हमने यहाँ पर भी उतना ही लगा रखा है और यहाँ पर भी दाब उतना ही लगा रखा है, दाब की बात भी कर रहा है, ठीक है ना, समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। इनमें परासरण दाब क्या है, बराबर है, ठीक है ना। समपरासी विलयन, जो परासरी विलयनों में विलयनों की मोलर सांद्रताएं भी समान होती हैं, इनमें क्या होगी, समान होंगी मोलर सांद्रताएं। और जब मोलर सांद्रताएं समान होंगी तो ऐसी दशा में समपरासरी विलयन में परासरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, परासरण की क्रिया नहीं होती। और इसमें हम देख सकते हैं बेटा, इस समपरासरी विलयन में जो सांद्रताएं हैं, हमें इसको ऐसा समझिए कि C1 इज इक्वल टू C2। देखो C1 इज इक्वल टू क्या है, C2 है, ठीक है ना। यानी कि जो सांद्रताएं हैं, जो इस विलयन की सांद्रता है C1 है, वो C2 के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, सांद्रता हमेशा क्या होती है, मोल प्रति लीटर, है ना, एक लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सांद्रता कैसे लिख सकते हैं, इसको सांद्रता को हम लिख सकते हैं N1/V1 और इज इक्वल टू N2/V2, N2/V2, इस प्रकार से कह सकते हैं हम इसको, है ना। तो यहाँ पर N2/V2, इसको हम और भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो, इस n को हम क्या कर सकते हैं, n n इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, यहाँ पर
बताओ आप लोगों को इतना तो पता हो जाना चाहिए। इस स्मॉल एन को हम क्या बोलते थे? सर मोल। मोल, बिल्कुल राइट। ठीक है ना, ये बेटा मोलों की संख्या है ना। तो मोल बराबर हम क्या मान सकते हैं? मोल इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम बार बार उसको? दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे, यहाँ पर देखो विलेय का, जैसे हमारे पास क्या होगा विलेय का द्रव्यमान, तो हम ऊपर इसमें लिख सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान, ये है विलेय का द्रव्यमान। ठीक है ना, और बटे में क्या आ जाएगा? विलेय का द्रव्यमान बटे आयतन लीटर में, है ना, ये तो लिखते थे। यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे ग्राम, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मोल बराबर क्या लिख सकते हैं? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ऐसे तो लिखते थे। ठीक है, नहीं आयतन नहीं, सॉरी, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, उसको द्रव्यमान बटे अणुभार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इस एन को हम क्या लिख सकते हैं? यदि हम इसको लिखना चाहेंगे तो इसको ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा बेटा इसमें? ग्राम में द्रव्यमान हम कह सकते हैं डब्ल्यू अपॉन क्या आ जाएगा? अणुभार क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एम। ठीक है ना, और इसको यदि हम इस प्रकार से लिखेंगे तो फिर क्या आएगा? यानी कि इसको W1 लिख सकते हैं और M1 लिख सकते हैं अपॉन V1, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां पर भी क्या होगा? W2 अपॉन M2 अपॉन V2, इसको V1 लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं W1 अपॉन M1 V1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 V2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला मिल सकता है, ये संपरासरी विलयन का होता है, जिसमें क्या होगा? परासरण दोनों तरफ बराबर होता है। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? संपरासरी विलयन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इस विलयन में क्या होगा कि परासरण की क्रिया नहीं होती। ठीक है बेटा, इसमें क्या नहीं हो सकता? परासरण की क्रिया नहीं हो सकती, उसको हम क्या बोलते हैं? संपरासरी विलयन। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास पहला संपरासरी विलयन। दूसरे अन्य प्रकार के विलयन भी होते परासरण से, जो अल्प परासरी। देखो दो शब्द और है, एक है अल्प परासरी और अति परासरी विलयन। यानी कि एक अल्प परासरी है और दूसरा है हमारे पास अति परासरी विलयन। ठीक है ना, दो प्रकार के विलयन हो गए, एक अल्प परासरी है और दूसरा क्या है? अति परासरी है। तो अल्प परासरी क्या होता है? जिस विलयन में क्या होगा? परासरण दाब कम होता है, जिसमें क्या होगा? परासरण दाब कम होगा, वो क्या होगा? अल्प परासरी विलयन होगा। और जिसका परासरण दाब अधिक होगा, वो क्या होगा? अति परासरी विलयन होगा, वो क्या कहलाएगा? अति परासरी विलयन हो जाएगा। तो ये कुछ शब्द थे इसमें जिनको हम समझ सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास परासरण क्रिया से संबंधित। अब देखो बेटा, एक और शब्द है प्रतिलोम परासरण। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और इसका उपयोग हम जीवन में करते भी हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बेटा, परासरण की क्रिया को यदि हम समझें, परासरण की क्रिया में क्या होता था? दोबारा समझना पड़ेगा हमें, है ना। परासरण क्या होता था बेटा? परासरण की क्रिया में, क्योंकि प्रतिलोम परासरण है, कि जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया? दो विलयन ली, ठीक है ना, एक तरफ तो लिया था विलायक, ठीक है ना, और दूसरा तरफ लिया था विलयन। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दो विलयन लेते हैं, एक तरफ लेते हैं तनु विलयन, क्या लेते हैं? तनु विलयन, तनु विलयन, तनु विलयन लिया हमने, ठीक है ना, और दूसरी तरफ लिया हमने सांद्र विलयन। ठीक है ना, सांद्र विलयन, दो विलयन लिए। और इन विलयनों में यदि हम देखें तो क्या चीज हो रही थी? कि जो तनु विलयन से विलायक के कण इधर जा रहे थे, विलायक के कण क्या हो रहे हैं? इधर से इधर जा रहे हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा था? विलायक से विलयन में विलायक के कण जा रहे थे, परासरण की क्रिया। लेकिन यह है प्रतिलोम परासरण।
प्रतिलोम पराक्षण का मतलब होता है आरओ। आप लोगों ने सुना आरओ? आरओ सुना? आरओ लगा है हमारे घर में, सुना बेटा आप लोगों ने आरओ सुना? आरओ तो सभी ने सुना होगा। जी सर। क्या करता है ये आरओ? सर पानी को साफ रखते बिल्कुल, पानी को साफ कर देता है, माने साफ मतलब साफ कर देता है ना। ये तो ये कैसा आरओ जो पानी को साफ करेगा, है ना। देखो अब इसकी प्रोसेस को देखो बेटा, इसी को बोलते हैं बेटा, देखो ये प्रतिलोम परासरण उसकी क्रिया है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, आरओ बोलते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। इसका पूरा नाम है देखो बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रतिलोम परासरण की क्रिया हो रही तभी तो उसको आरओ कहते हैं। उसके अंदर कौन सी क्रिया हो रही है, प्रतिलोम परासरण की। ठीक, देखो परासरण की क्रिया में क्या हो रहा है, विलाय के कण कहाँ जा रहे हैं, तनु विलयन से सांद्र विलयन में जा रहे हैं। यहां पर भी क्या हो रहा है, विलाय के कण विलयन में जा रहे हैं। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक कंडीशन पैदा की जाती है। इधर है हमारे पास सांद्र विलयन, क्या है, सांद्र विलयन है, जिसमें क्या है, देखो सांद्र विलयन में क्या हो सकता है, मिनरल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मिनरल हो सकते हैं, और गंदगी भी हो सकती है। ठीक है ना, गंदगी हो सकती है, और बहुत सारी चीजें इसमें मिली हुई सांद्र विलयन में, है ना। मिनरल हो सकते हैं, गंदगी हो सकती है, और भी चीजें बहुत सारी मिली हुई। और इस विलयन में से, इस सांद्र विलयन में से बीच में क्या लगा है, एसपीएम लगी हुई है, एसपीएम। और सांद्र विलयन में से जो विलायक के कण है वो इधर की तरफ जा रहे हैं, एक दाब उत्पन्न किया गया, केवल कौन जा रहे हैं, विलायक के कण। लेकिन इस पानी को पीना बहुत खतरनाक भी माना जाता है बेटा, है ना। क्यों माना जाता है, इसमें मिनरल भी छन जाते हैं, मिनरल ही रह जाते हैं, और यहाँ कोई मिनरल नहीं जा पाता है। तो हमारे शरीर को मिनरल की कमी हो जाती है, जो पानी से मिलने वाले मिनरल होते हैं। बहुत सारे मिनरल होते हैं जो हमें पानी से प्राप्त होते हैं। तो आरओ क्या कर देता है, इस गंदगी और बहुत सारी चीजों में से पानी को निकाल देता है। और देखो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर क्या होता है, क्रिया होने लग जाती है, दबाव के कारण। यहाँ पर क्या कर देते हैं, अधिक दबाव डालते हैं। ठीक है, जो आरओ क्या करता है, यहाँ सांद्र, जैसे वो पानी का पाइप यहाँ आएगा, ठीक है ना, जो हमारा आउटलेट पाइप, इनलेट पाइप होता है, उसको यहाँ लगा देते हैं। और उस पानी में से वो क्या कर देता है, जो जिसमें गंदगी और बहुत सारे मिनरल हैं, उनको छान करके क्या कर देता है, पानी यहाँ पहुंचा देता है। शुद्ध पानी जिसको हम कहते हैं, शुद्ध पानी, मिनरल रहित पानी, वो यहाँ पहुंचा देता है। इसमें बहुत सारे मिनरल गायब हो जाते हैं, पानी की जो मिनरल होते हैं, है ना, तो यहाँ पहुंच जाते हैं। मान लीजिए इसमें कैल्शियम है, ठीक है ना, मैग्नीशियम है, बहुत सारी चीजें, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे मिनरल है इस पानी में। उनको यहीं रहने देगा, और वो क्या करेगा, उसमें से केवल पानी को यहाँ निकालेगा, क्योंकि एसपीएम क्या करती है, केवल विलायक को आर पार जाने देती है। तो विलायक तो यहाँ पहुंच जाएगा, विलायक माने पानी, लेकिन बाकी चीजें यहीं रह जाएंगी। तो उस क्रिया को कहते हैं बेटा प्रतिलोम परासर। ठीक है ना? देखो अब इसको डेफिनेशन के रूप में देखते हैं। ये कहता है, यदि विलयन पर परासरण क्रिया से अधिक दाब लगा दिया जाए, है ना, क्या किया जाए, अधिक दाब लगाना है किस विलयन में, और परासरण क्रिया, है ना, परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है, तो परासरण की क्रिया दिशा बदली जा सकती है। अर्थात शुद्ध विलायक अब पारगम्य झिल्ली से झिल्ली द्वारा विलयन से पारगमन करता है, और यह की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिलोम परासरण कहलाती है। कहां से, विलयन से पारगमन करने लग जाता है, विलयन से पारगमन का मतलब विलयन से पार होने लग जाता है। ठीक है ना, और उस क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक है ना, प्रतिलोम परासरण व्यवहारिक रूप से बहुत उपयोगी होती है। ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, बहुत सारा उपयोग हम इसका करते हैं। और वो उपयोग किस में करते हैं, वो उपयोग करते हैं बेटा इसमें जो हम आरओ बनाने में किया जाता है। ठीक है ना,
प्रतिलोम पराशरण का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? समुद्री जल से क्या कहते हैं? विलवणीकरण कहते हैं। प्रतिलोम पराशरण की क्रिया द्वारा विलवणीकरण। जैसे माना हमने समुद्री जल लिया, देखो समुद्री जल, ठीक है ना, हमने क्या लिया? समुद्री जल लिया। अब इसमें से हमें पानी छानना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस तरफ समुद्री जल ले लिया, ये हमने समुद्री जल ले लिया, इधर खाली है, ब्लैंक है, SPM लगा हुआ है। तो इस समुद्री जल में से क्या होगा? जो हमारे पास क्या होंगे? विलायक होंगे, वो इस तरफ आ जाएंगे। हमने यहाँ प्रेशर लगाया और उस समुद्री जल में से केवल विलायक, यहाँ विलवणीकरण, विलवणीकरण का मतलब इसमें से लवण हटा देंगे, NaCl यहीं छूट जाएगा और इधर की तरफ पानी निकलता चला जाएगा। तो इस क्रिया द्वारा हम क्या कर सकते हैं? विलवणीकरण भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा वाला? प्रतिलोम पराशर। ठीक है ना। तो ये टॉपिक था बेटा दूसरा, सेकंड लास्ट टॉपिक है ना, इसको हम कह सकते हैं, लास्ट में नहीं है, सेकंड लास्ट टॉपिक है ना। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? प्रतिलोम पराशरण जान सकते हैं। अब लास्ट है बेटा, इसमें देखो वो है हमारे पास, ये है असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना, असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसमें छोटी सी लाइन है, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है? यदि हम इसको देखें तो किस प्रकार से हो सकता है? असामान्य मोलर द्रव्यमान को हम एक लाइन में कह सकते हैं कि मोलर द्रव्यमान है, एबनॉर्मल है। ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा जाता है कि ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में, जो हमारे पास क्या है? सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होते हैं, कम या अधिक प्राप्त होते हैं, तो उनको कहते हैं विलेय का असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना, जो हमारे सामान्य मान से क्या की तुलना में क्या होंगे? या तो कम होंगे या अधिक होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब ये असामान्य मोलर द्रव्यमान का उपयोग कहाँ होता है? ये अधिकांश होता है बेटा इसमें वान टॉप गुणांक में। ठीक है ना, वान टॉप गुणांक मैंने कल भी बताया था आपको कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? जो हमारे पास क्या होगी? कैसी वैल्यू होगी? एक तो होती है हमारे पास प्रायोगिक मान और एक होता है सैद्धांतिक मान। तो ये हम कह सकते हैं प्रेक्षित या प्रायोगिक, जिसको हम कह सकते हैं, या दूसरा नाम भी कह सकते हैं प्रेक्षित अणुसंख्या। अणुसंख्या गुण। ठीक है ना, और बटे में क्या कर देंगे? इसमें बटे में इसका आ जाएगा सैद्धांतिक अथवा परिकलित अणुसंख्या। ठीक है ना, जो सिद्धांतों के द्वारा प्राप्त है, या हम कह सकते हैं, ये तो ऊपर वाले क्या है बेटा? इसमें प्रायोगिक मान है। ऊपर वाले क्या है? प्रायोगिक मान है। और नीचे वाले क्या है? ये सैद्धांतिक। ठीक है ना, सैद्धांतिक अणु संख्या और गुण, ये दो वैल्यू। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम कुछ चीजों को जान सकते हैं कि किस प्रकार से हो सकता है ना। एक तो हमारे पास प्रायोगिक वैल्यू है और दूसरी हमारे पास क्या हो जाएंगी? जो हमने सैद्धांतिक रूप से हमने माना हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, है ना, और उस एग्जाम्पल में वान टॉप गुणांक को निकालने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से वान टॉप गुणांक आता है। ठीक है ना, निकालते हैं। इसमें देखता हूँ मैं, एक क्वेश्चन यदि होगा यहाँ पर, इस समय बोर्ड एग्जाम में भी आया था शायद कोई क्वेश्चन, है ना, इसमें वान टॉप गुणांक क्या होगा। तो मेरे पास इस समय बुकलेट है नहीं, चलो इससे देख लेते हैं। चलो इसमें देख लेते हैं, है ना। एक हमारे पास क्वेश्चन ही है बेटा, जैसे हमने कहा K4 और यहाँ पर है FeCN और इसकी होल 6 इस टाइप का हमने ले लिया। ठीक है ना। अब यदि हम इसमें वान टॉप गुणांक निकालना चाहें
तो कितना आएगा बेटा वन ऑफ गुणांक, कोई बता सकता है? यदि हम इसमें वन ऑफ गुणांक निकालना चाहेंगे तो कितना आना चाहिए? देखो इसमें हमारे पास है प्रेक्षित अणुसंख्यक, है ना? प्रेक्षित मैंने जो हमने प्रायोगिक रूप से निकाला, तो प्रायोगिक रूप में कितने अणु हैं इसमें, है ना? यहाँ पर देखो ये दो पार्ट में टूटेगा, ये जब टूटता है तो दो पार्ट में, यहाँ पर क्या होगा 4k पॉजिटिव आएंगे, इसको पहले समझ लेते हैं ना। तो 4k पॉजिटिव, ये क्योंकि क्या है k अलग है, और दूसरा जो आयन बनेगा, एक 4 आयन तो ये बन गए k के, ठीक है ना, और दूसरा क्या बनेगा देखो FeCN, और इसके हमने क्या किया होल 6 लिखा हुआ, ठीक है ना। और इस पर क्या होगा बेटा, यदि हम देखेंगे तो जब 4 पॉजिटिव हैं तो ये 4 नेगेटिव आयन इसमें बदलेंगे, तभी तो ये जुड़ा हुआ होगा, है ना। इस प्रकार से दो बने हुए हैं। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो टोटल मिलाकर के कितने हो रहे हैं, देखो जो हमारे पास प्रायोगिक रूप से देखेंगे तो 4 तो क्या है पॉजिटिव आयन है, और यदि हम देखेंगे तो एक क्या है नेगेटिव आयन, ये एक है बेटा पूरा का पूरा, इसमें तो 4 के पॉजिटिव है, और ये कितने हैं, ये इसको देखो तो ये एक ही संख्या में है, इसमें फोर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन क्या है पूरा मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, ये एक ही। इसमें 4 क्या है पोटेशियम आयन है, देखो 4 पोटेशियम आयन, और ये FeCN होल 6, इसमें 4 नेगेटिव चार्ज है, लेकिन संख्या कितनी है इसकी, एक है। इसकी संख्या कितनी है, एक है। इसकी संख्या यदि देखोगे k पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इनकी संख्या कितनी, 4। तो टोटल यदि आयनों की संख्या देखेंगे, जो हम प्रायोगिक मान देखेंगे, तो 4 + 1, यदि हम वांट ऑफ गुणांक निकालना चाहेंगे, और ये I इज इक्वल टू होगा बेटा वांट ऑफ गुणांक I इज इक्वल टू 4 + 1, 4 क्या है k है, और 1 क्या है ये है, और बटे में यदि देखेंगे तो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, ये तो एक अपने आप में क्या है एक मॉलिक्यूल है, तो बटे में एक आएगा, सैद्धांतिक मान क्या है एक, है ना। और यहाँ पर देखोगे तो इस वैल्यू को निकालेंगे तो 5/1 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा इसका वाट ऑफ गुणांक 5। ये समझ में आ गया बेटा, इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे 5, इसका वाट ऑफ गुणांक आ जाएगा। चलो दूसरा मैं आप लोगों को देता हूँ, इसमें वाट ऑफ गुणांक निकालना है, ठीक है ना। और ये है K2SO4 का वाट ऑफ गुणांक निकालिए बेटा, निकालो। तो 4 छह, 6 आ रहा है बेटा, कितना बोला आपने, सर 3 आ रहा सर। 3 आ रहा, कोई 6 बोल रहा, कोई 3 बोल रहा है, सर 3 3, सर 3 आ अच्छा रहा, 3 हाँ। देखो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, वांट ऑफ गुणांक I इज इक्वल टू, देखो पहले हम इसको आयनों में तोड़ेंगे, आयन कितने आयन में बनता है ना, तो यहाँ पर देखोगे 2k पॉजिटिव चार्ज आया, है ना, और SO4 आया, और इस पर कितने हैं 2 नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसमें अणुओं की संख्या देखो, इस k के अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। SO4 2 नेगेटिव के अणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। तो यदि हम देखेंगे 2 + 1, ये तो आ गया प्रायोगिक मान, और जो सैद्धांतिक मान है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक ही अणु है ना, 1/1 आ जाएगा, तो 3/1 बराबर कितना आ जाएगा 3। समझ में आया या नहीं आया, अभी बहुत पूछता हूँ, चलो एक दो और, ठीक हो गया ना बेटा। अब निकालो NaCl में, मान लीजिए हम NaCl में वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, इसका हमें क्या निकालना है, वांट ऑफ गुणांक निकालना है, कितना होगा बेटा, सर 2 2, और बच्चे बताओ बेटा, ये क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है लेकिन आता है।
मैं देख रहा हूँ और कोई एग्जांपल हो। निकालो बेटा। और बच्चे बताओ। ये तो सरल क्वेश्चन है, इनको तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसका देखो बेटा, पहले आयनन नहीं आ करते हैं। रहा। हाँ, आयनन करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। पहले आयनन करते हैं, ठीक है। शिक्षा बेटा, आयनन करेंगे इसको, है ना। तो अब देखो, ये एक आयन ये हो गया, दूसरा आयन ये हो गया। यदि हम देखेंगे तो I इज इक्वल टू 1 और गुणांक बराबर, जो प्रायोगिक मान होंगे, प्रायोगिक मान क्या होगा, एक तो आयन है सोडियम का, प्लस एक आयन किसका है, क्लोराइड आयन का, ठीक है ना। और दोनों बटे में कितना है, यदि पूरा मॉलिक्यूल देखेंगे तो ये एक ही है, बटे में एक, बराबर 2/1, बराबर 2। अब निकालो बेटा CaCl2 का, CaCl2 और AlCl3 का, इन दोनों का निकालो। इन दोनों का वो बच्चे बताएंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है। मैं आवाज पहचानता सर हूँ बेटा। CaCl2 का 3 आ रहा सर। अच्छा, गुड। सर दूसरे वाला भी निकालना सर। निकालना पड़ेगा। साहिल सीख गया। H2SO4, इनको मैं पूछूंगा बेटा एक एक करके, है ना। सर H2SO4 का 3 आ रहा सर। हम्म, शिक्षा बेटा, कितने कितना आ रहा है, शिक्षा। मेरी आवाज आ रही है बेटा तुम्हें? शिक्षा है। यस सर। हाँ, बताओ बेटा। समझ में नहीं आया? शिक्षक। कर रहे हैं सर अभी। ऐसा करो। अभिषेक नाथ। आया बेटा समझ में या नहीं आया? अभिषेक नाथ। सर हाँ, CaCl2 का 3 आ रहा सर। गुड। काजल ने निकाल दिया, गुड बेटा। अभिषेक नाथ। आयुष। जी सर 3 आ रहा है जी। किसका? दोनों का है। दोनों का 3 आ रहा है, ठीक। और तीसरा H2SO4 का? दिव्या। दिव्या बेटा। कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हो। काजल ने बता दिया। केशव रतोड़ी। जी सर। हम्म। सर AlCl3 का आ रहा है 4 हम्म। और H2SO4 का आ रहा है 3। हम्म, गुड। कृष्णा पुंडीर। सर पहले का 3 आ रहा CaCl2 पे, हाँ, फिर दूसरे का? और दूसरे का 4 आ रहा है। हाँ, और तीसरे का? आ रहा है जी। अच्छा। प्रियांशी। प्रियांशी बेटा, आवाज आ रही? यस सर। हम्म, क्या है बेटा, CaCl2 का कितना है, वांट ऑफ गुणा? सर जी समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर समझ। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, मुझे ये पता लग जाना चाहिए ना। राहुल। सर पहले का हमारा सर एक ही आ रहा, हम्म, दूसरे का 2 आ रहा सर, तीसरे का 3। 1 2 3, कुछ गड़बड़ हो गई, तुम्हें भी समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं।
सुषमा। CaCl2 का 3R हम्म, और AlCl3 का। कर रहे सर। अच्छा, वंदना। CaCl2 का 3 हाँ, H2S4 का हम्म, 20। चलो देखो बेटा, इसमें कुछ ऐसे ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने करना क्या है कि पहले इसका आयनन करना है, आयनों में तोड़ना है। तो हमें आयन बनाने आने चाहिए। देखो जिनको नहीं समझ में आया, देखो बेटा करना क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ भी काम नहीं है इसमें, बहुत सिंपल चीज है। हमें आयन बनाने आने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें क्या बनाना आना चाहिए हमें, आयन बनाने आने चाहिए। बाकी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें कि बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न हो गई, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले आयन बनाना सीखना है इसको, ठीक है ना। जब हमें आयन बनाना आ जाता है तो उसके बाद हमें आसान हो जाता है। मान लीजिए CaCl2, ये देखो बेटा CaCl2। तो इसके जब आयनन करते हैं हम, तो आयन कैसे बनते हैं, यहाँ पर देखो Ca बनता है और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है, 2 पॉजिटिव। लेकिन जो Cl होता है, क्लोराइड आयन होता है, उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ संख्या कितनी है, 2 है। क्लोराइड पे एक माइनस चार्ज होता है, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन इनकी संख्या देखो, इसकी संख्या तो इस Ca2 पॉजिटिव की संख्या कितनी है, कितने हैं संख्या में, ये एक है। लेकिन जो Cl नेगेटिव चार्ज है, उसकी संख्या कितनी है, 2 है। ये देखो, ये 2 संख्या जो इससे पहले लिखी हुई संख्या होती बेटा, है ना, वो क्या होती। अब यहाँ पर जब हम आई क्वांट ऑफ गुणांक निकालते हैं, तो इनमें हमें देखते हैं, इनकी संख्या को देखते हैं बेटा। देखो Ca की संख्या कितनी है, एक, और क्लोराइड आयन की संख्या कितनी है, +2, ठीक है ना। और इसके बटे में देखोगे तो CaCl2 अपने आप में कितनी संख्या है, ये भी एक संख्या है। इसमें कोई संख्या नहीं, जिसके आगे कोई संख्या नहीं उसके साथ क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, ठीक है ना। बटे में हमने एक कर दिया। तो यदि हम इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया बेटा, 2 ही हो गया और 1 हो गया, 3/1 हो गया। बराबर कितना आएगा हमारे पास, पूर्णांक 3 हो गया। राहुल बेटा समझ में आया कि नहीं आया। सर आ गया सर, उसमें हमने CaCl लिखा था सर, 2 नहीं लिखा था। अच्छा गुड, ठीक है ना। चलो दूसरा, ये देखो प्रियांशी आ गया बेटा। यस सर। उसमें क्या करेंगे, संख्या को देखेंगे, इनमें संख्या। पहले हमें इसको आयनन करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आयनन आना चाहिए, इसको आयन बनाना आना चाहिए। दूसरा देखो, अब मान लीजिए हमारे पास Al और Cl3 है ना, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। फिर इसका आयनन करवाएंगे, तो इसका आयनन कैसे होता है, देखो यहाँ पर Al होगा, एल्यूमिनियम होगा, लेकिन इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे। क्या होंगे, चार्ज होंगे 3। इसकी संख्या तो एक ही रहेगी। इसके साथ साथ क्या बनाएगा ये, 3 मॉलिक्यूल। क्लोराइड आयन पर एक चार्ज होता है, लेकिन वो 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ फिर वांट ऑफ गुणांक देखो, इनकी इस एल्यूमिनियम की कितनी संख्या है, एल्यूमिनियम की एक संख्या है, 3 पॉजिटिव। लेकिन क्लोराइड आयन की संख्या कितनी है, 3 है। क्लोराइड आयन की संख्या कितनी है, 3 है। तो यदि हम इसमें देखेंगे वांट ऑफ गुणांक, तो ये क्या आएगा, 1+3। देखो एक तो ये हो गया एल्यूमिनियम का, और 3 क्या हो गया, क्लोराइड आयन। और बटे में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। यानी कि 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 बटे कितना हो गया, 1, बराबर कितना आ गया, 4। तो ये वांट ऑफ गुणांक 4 हो जाएगा। ऐसे ही फिर हमने क्या निकाला, किसका निकाला, सल्फ्यूरिक अम्ल का निकालते हैं। चलो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो H2SO4। क्या होता है, H2, देखो H2 और SO4, ये हमारे पास H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। इसको हम क्या बोलेंगे, H2SO4। इसका पहले आयनन करते हैं। तो इसका आयनन कैसे होगी, आयन कैसे बनाएगा, ये बनाएगा 2H पॉजिटिव और प्लस क्या होगा, SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। यहां देखो अणुओं की संख्या, हाइड्रोजन की कितनी की अणुओं की संख्या, इसकी है 2। इस सल्फेट आयन के देखोगे तो कितने हैं, एक, कोई संख्या है ही नहीं।
तो इसके प्रायोगिक मान कितने आ जाएंगे, जो वन टॉप गुणांक प्रायोगिक मान आएंगे 2 + 1, 2 हाइड्रोजन थे, 1 जो सल्फेट आया था टोटल, और पूरा मॉलिक्यूल देखोगे तो कितना है 1, तो कितना आया 3/1 बराबर कितना है 3। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं बेटा, वन टॉप गुणांक निकालते हैं, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारे पास, वन टॉप गुणांक। तो इस प्रकार से हम वन टॉप गुणांक को निकाल लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में जो सीखी गई होंगी, है ना। अभी अभी ये मत सोचिएगा कि आप लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो इसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख ली होंगी, अभी बहुत सारी चीजें रह गई, है ना, अभी सीखना भी बाकी है। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को छोटे छोटे क्वेश्चनों में, अभी मैं हो सकता हूँ इसके न्यूमेरिकल बना करके आप लोगों को दूं, ठीक है ना, पर मेन आप लोगों को पहले डेफिनेशन बेसिक्स चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब तीसरा चैप्टर आज हम थोड़ा सा हल्का सा उसको टच दे देते हैं। तीसरा पार्ट क्या है ना, केवल हम थोड़ी सी हम उसकी जानकारी ले सकते हैं।